Hello students, welcome back. Third chapter of history, ruling the countryside, देहात पर शासन. फिगर फर्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765. 1765 में मुगल रूलर से, मुगल शासक से ये रॉबर्ट क्लाइव दीवानी स्वीकार कर रहे हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा की. इस इमेज में यही दिखाया गया है जो पेंटेड किया गया है. द कंपनी बिकम्स द दीवान. अब कंपनी ये दीवान बनता है, मीन्स दीवान बनती है. ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान ऑफ बंगाल. तो 12 अगस्त 1765 को जो मुग़ल शासक था, जो मुग़ल सम्राट था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त करती है. द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टूक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव टेंट. तो जो वास्तविक जो इवेंट था, एक्चुअल इवेंट था, वो रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में टूक प्लेस हुआ. मीन्स इसको दर्शाया गया. विद ए फ्यू इंग्लिशमैन, कुछ इंग्लिशमैन हैं, एंड इंडियंस एज विटनेसेस. तो भारतीयों को गवाही के तौर पर रखा गया. यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इंडियंस हैं और इसके अलावा ये इंग्लिशमैन लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं. बट इन द पेंटिंग एबोव, तो जो पेंटिंग है, द इवेंट इज़ शोन एज मैजेस्टिक ओकेज़न. तो इस इवेंट को मैजेस्टिक ओकेज़न के रूप में दिखाया गया, एक बड़ा समारोह के रूप में स्वीकार किया गया. टेकिंग प्लेस इन ए ग्रांड सेटिंग, और इसकी सेटिंग काफ़ी ग्रांड, शानदार रखी गई है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी स्वीकार कर रही है मुग़ल एम्परर से. द पेंटर वाज कमीशनड बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव्स लाइफ. तो क्लाइव्स के जीवन में जो ये मेमोरेबल इवेंट था, यादगार जो घटना थी, इसको रिकॉर्ड करने के लिए पेंटर को बुलाया गया था. द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन. तो ब्रिटिश इमेजिनेशन में ये एक तरह से काफ़ी ग्रांड था, काफ़ी शानदार था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब दीवानी का अधिकार मिल रहा है. द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन. एज दीवान बनने के बाद द कंपनी बिकम्स द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. तो दीवान बनने के बाद जो कंपनी है, ये चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई. जो भी टेरिटरी इसके कंट्रोल में थी, उसका ये अब कंपनी चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर है. मीन्स कर के मामले में, रिवेन्यू के मामले में अब शासन प्रशासन कंपनी चलाएगी. नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रिवेन्यू रिसोर्सेज. तो अब कंपनी को इसका प्रशासन चलाना था और रिवेन्यू रिसोर्स कैसे लागू करना है, ये सब कंपनी के कंट्रोल में हो गया. दिस हैड टू बी डन इन ए वे that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. तो इसको इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी की जो बढ़ती डिमांड थी, उसको पूरा करने के लिए, रिवेन्यू बढ़ाने के लिए, ताकि कंपनी अपनी डिमांड को पूरा कर सके टैक्स लगा करके. दिस हैड टू बी डन इन अ वे that could yield enough revenue. तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी कर वसूल सके. क्यों? टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. तो कंपनी की जो बढ़ती हुई खर्च है, उसको पूर्ति करने के लिए. ए ट्रेडिंग कंपनी हैड आल्सो टू इंश्योर दैट it could buy the products if needed
और ट्रेडिंग कंपनी को ये भी इंश्योर करना था कि जो जिस प्रोडक्ट की उसे आवश्यकता है वो इसे खरीद सकती थी, एंड सेल व्हाट इट वांटेड, और जो ये चाहती थी वो बेच सकती थी। ओवर द ईयर्स द कंपनी आल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विथ सम कैशन। तो कुछ वर्षों बाद कंपनी को ये सीख मिला कि उन्हें कुछ सावधानी से काम करना है। बीइंग एन एलियन पावर, क्योंकि ये कंपनी विदेशी शक्ति थी तो काफ़ी सावधानी से काम करना था। इट नीडेड टू पेसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड एंड इंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। तो इसे ये भी आवश्यकता थी कि उनकी भी सत्ता बनाए रखना था। दोज पेसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल, तो जो पहले शासन करते थे देहात एरिया में, एंड एंजॉयड अथॉरिटी, जो सत्ता का एंजॉय करते थे और जिनका काफ़ी सम्मान था, प्रेस्टीज था। तो दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड, तो जो लोकल पावर स्थानीय पावर जिनके कंट्रोल में थी तो उनको भी कंपनी को कंट्रोल उनके ऊपर भी रखना था। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड बट दे कुड नॉट बी इंटायरली एलिमिनेटेड। तो कंपनी को उन पर कंट्रोल करना था लोकल रूलर पे, लेकिन उनको पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करना था उनका शासन। हाउ वाज दिस टू बी डन, ये कैसे होना था? इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कोलोनाइज द कंट्री साइड। तो इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि कैसे कंपनी देहात को अपने कंट्रोल में लाती है, उनको उपनिवेशवाद बनाती है, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, और कैसे ये टैक्स लगाती है, रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, और ये लोगों को के अधिकार को फिर से रीडिफाइन करती है, फिर से परिभाषित करती है कि लोगों के पास क्या अधिकार होंगे, एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड, और उन फसलों का प्रोडक्शन करवाई जो कंपनी को आवश्यकता थी। थैंक यू।